नमस्कार साथियों, क्लास 12 के राजनीति शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का 5वां चैप्टर चल रहा है और ये 5th चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन का अर्थ होता है आज का, तो आज का दक्षिण एशिया। तो सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि दक्षिण एशिया किन देशों को कहते हैं। तो दक्षिण एशिया में कुल 7 देश हैं, 7 कंट्रीज हैं। पहला हमारा जो सबसे बड़ा कंट्री है दक्षिण एशिया का वह है भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा बांग्लादेश। या कहें कि ये तीनों जो कि एक समय में हिंदुस्तान हुआ करता था, तीनों दक्षिण एशिया का एक अंग है। फिर हमारा पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। इस प्रकार से ये 7 देश जो हैं वो दक्षिण एशिया का देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। हम लोग एक बहुत चर्चा में देखते हैं एक संगठन को जिसका नाम है सार्क। तो ये जो सार्क है, तो सार्क में अगर ये हम दक्षिण एशिया के 7 देश और उसमें एक देश जोड़ दें या फिर सार्क के से एक देश को निकाल दें अफगानिस्तान को, तो हमारा बचेगा दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में हम लोग इन 7 देशों के अलावे भी कभी कभी अफगानिस्तान और म्यांमार की भी चर्चा कर लेते हैं। अब है कि इसका लोकेशन क्या है, दक्षिण एशिया कहाँ स्थित है। तो दक्षिण एशिया हिमालय, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। तो ये हिमालय, हिंद महासागर और बंगाल के खाड़ी के बीच में स्थित है। इन सारे देशों के बीच में कैसे रिश्ते हैं और कैसी राजनीतिक प्रणाली है, इसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। इन देशों के संबंधों को अगर कुछ शब्दों में हम व्याख्या करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ सद्भाव और शत्रुता एक साथ चलती है, यहाँ आशा और निराशा भी साथ साथ चलती है, शंका और विश्वास भी एक साथ चलता है। अर्थात इन देशों के बीच सद्भाव और शत्रुता, आशा और निराशा, शंका और विश्वास के बीच में इन देशों के संबंध चलते हैं। इन देशों की राजनीतिक प्रणाली की बात करें तो इन देशों में समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है। दक्षिण एशिया को हम लोगों ने समझा कि दक्षिण एशिया में 7 देश कौन कौन से हैं। अब हम लोग एक सरसरी निगाह डालेंगे कि इन 7 देशों में किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है। हम लोग बात करते हैं सबसे पहले भारत और श्रीलंका की। तो भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र फला फूला है और मजबूत हुआ है। तो भारत और श्रीलंका हम कह सकते हैं कि बहुत ही सफलतापूर्वक यहाँ लोकतंत्र मजबूत हुआ है और गहराई को प्राप्त कर रहा है, ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र कभी सैनिक शासन, लेकिन अधिकांश समय देखा जाए तो पाकिस्तान में सैन्य शासन ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2005 तक कहा जाए कि राजतांत्रिक व्यवस्था थी। वैसे 1990 में वहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन कमोबेश 2005 ईस्वी तक वहाँ पर राजतंत्र ही था। 2006 के संघर्ष के बाद, जनता के संघर्ष के बाद, 7 पार्टी के संघर्ष के बाद वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब हमारा बहुत ही प्रिय मित्र जो है भारत का भूटान, एक छोटा सा देश है, गरीब देश है, लेकिन बहुत ही खुशहाल देश है। वहाँ पर अमीरी को जीडीपी में नहीं जीडीएच में नापा जाता है। तो यहाँ कैसी स्थिति है? भूटान में राजतंत्र है पर शांति है। भूटान में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। वैसे कुछ चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पर राजा की जो कुर्सी है, राजा का जो पद है वो बना हुआ है और राजतांत्रिक व्यवस्था है। उसके राजकुमार भारत में आते रहते हैं, यहाँ के बौद्ध विहारों में। इसकी खबर भी हम लोग अखबारों में लगातार पढ़ते हैं। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, जो कि 1971 में बना। 1971 के पहले यह पाकिस्तान का अंग हुआ करता था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। 1971 में वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में क्रांति हुई और भारत ने भी उसकी वित्तीय और सैन्य सहायता की। तब जाकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ और वहाँ भी 1-2 घटनाएं हुई जब लगा कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन अब वहाँ पर लोकतंत्र है। फिर मालदीव की बात करते हैं, जो एक द्वीपीय देश है, आइलैंड है, हिंद महासागर में बसा हुआ है। यहाँ पर 1968 ईस्वी तक राजतंत्र था, लेकिन अब लोकतंत्र है। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, चलिए हम लोग सबका डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोगों ने सरसरी निगाह में देखा था बांग्लादेश, भूटान
और श्रीलंका, मालदीव की कहानी। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र का क्या रिश्ता है, अर्थात पाकिस्तान में किस प्रकार सैन्य शासन ने वहाँ के लोकतंत्र को जाम करके रखा है, किस तरह वहाँ पर लोकतंत्र के गला घोट करके रखा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र उसी प्रकार हंसी जैसा लगता है जिस प्रकार गंजे के सिर पर बाल आ जाए। तो एक इम्पॉसिबल बात लगता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आ जाए, ये उसी प्रकार है जिस प्रकार गंजे के सिर पर बाल आ जाए। तो ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं कि पाकिस्तान में किस प्रकार से वहाँ का इतिहास रहा। तो भारत से एक दिन पहले ही पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। उन्होंने अपनी आज़ादी एक दिन पहले मना ली, लेकिन लोकतंत्र के मामले में वो भारत से काफ़ी पीछे छूट गया। वहाँ पर आज़ादी के साथ ही वहाँ के गवर्नर जनरल बने वहाँ के कायदे आजम जिन्ना साहब, और वहाँ के प्रधानमंत्री बने लियाकत अली। और जैसे तैसे 1947 से 56 तक का समय वहाँ पर कटा, मतलब वहाँ पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ। एक साल में 48 में ही जिन्ना की मौत हो गई, और एक साल के बाद लियाकत अली को भी मार दिया गया। फिर वहाँ पर बहुत सारे प्रधानमंत्री वगैरह चेंज होते रहे, लेकिन पहला जो वहाँ ठोस संविधान बना 1956 को। 1956 में पहली बार पाकिस्तान में संविधान आया। इसको ठोस संविधान कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान के बनने के 2 ही साल बाद ही 1958 में ही वहाँ का संविधान फिर से सस्पेंड हो गया, रद्द हो गया। 1956 में जब पहला संविधान पाकिस्तान में आया तो वहाँ के राष्ट्रपति बने इस्कंदर मिर्जा। तो इस्कंदर मिर्जा पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने नया संविधान आने के बाद। और इस्कंदर मिर्जा से वहाँ के जो जनरल थे, सैनिक जनरल, उन्होंने 1958 ईस्वी में ही 2 साल में ही उनका तख्ता पलट कर दिया। अब तख्ता पलट क्या है ये जानते ही है कि जब कोई चुने हुए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि को हटाकर खुद को प्रधान घोषित कर देता है राष्ट्र का, तो उसे तख्ता पलट कहते हैं। तो 1958 में ही इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट हो गया, और वहाँ के सर्वे सर्वा बन गए अयूब खान। तो अयूब खान साहब वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, जो कि पहले सैनिक अफसर हुआ करते थे, जनरल हुआ करते थे। और अब अयूब खान भी 1965 की लड़ाई भारत के साथ लड़े। इनको लगा कि हमारी बहुत तारीफ होगी, लेकिन 1965 की लड़ाई में वो भारत के हाथों हार गए, और वो लोकप्रिय जितने थे उतने ही अलोकप्रिय हो गए। फिर उनका भी तख्ता पलट कहा जा कर दिया उन्हीं के जूनियर आहिया खान ने। आहिया खान 1969 ईस्वी में। तो आहिया खान इस्कंदर मिर्जा का तख्ता पलट किया अयूब खान ने, अयूब खान का तख्ता पलट किया आहिया खान ने, और 1969 ईस्वी में आहिया खान वहाँ के सर्वे सर्वा बन गए। फिर वो बहुत लंबे समय तक रहे, और 1971 में वहाँ पर फिर से एक चुनाव हुआ। लंबे समय नहीं कहेंगे, 2 साल तक रहे। और इसी बीच में भारत बांग्लादेश का जो है युद्ध हुआ, भारत बांग्लादेश मामले में, और उसमें पाकिस्तान को बहुत ही बुरी हार झेलनी पड़ी। वहाँ के जनता में वो अलोकप्रिय हो गए, और आहिया खान भी अपने पद से जाते रहे। और फिर वहाँ पर एक चुनाव हुआ 1971 में। इस चुनाव में जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि बेनजीर भुट्टो के पिताजी थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी थी PPP, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, PPP। तो PPP पार्टी को भारी बहुमत मिला, और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। कहा जाए कि यहीं पर थोड़ा सा लोकतंत्र आया 1971 से 77 के बीच में, 1971 से 77 के बीच। लेकिन फिर इन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया, और इनको भी हटा दिया गया। और वहाँ के फिर से एक बार सैनिक शासन वहाँ पर आ गया, और इस बार जो सैनिक शासन आया वो और भी क्रूर था पहले के तुलना में। और इस बार वहाँ पर वहाँ के जो जनरल थे जिया उल हक, तो जिया उल हक साहब जो हैं वो बन गए पाकिस्तान के राष्ट्रपति। इन लोगों को साहब कहने में भी बड़ा दिक्कत लगता है, लेकिन इन लोगों में प्रचलन है हक साहब साहब कहने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन जिया उल हक जो है वो बन गए वहाँ के राष्ट्रपति। और 1988 ईस्वी में उनकी अचानक से विमान हादसा में अपने 31 साथियों के साथ, 31 साथियों के साथ विमान हादसा हो गया, और वो मारे गए। फिर 1988 में चुनाव हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो तो पहले ही मारे जा चुके थे,
तो उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी 1988 ईस्वी में। और फिर इस प्रकार से वहाँ पर देखा जाए पाकिस्तान में तो हमेशा से ही बेनजीर भुट्टो की पार्टी ट्रिपल पी और नवाज शरीफ बहुत ही शरीफ नाम से लगता है, तो नवाज शरीफ का और बेनजीर भुट्टो की पार्टी ट्रिपल पी के बीच में हमेशा से संघर्ष रहा। लेकिन इन सैन्य शासकों ने इन लोगों को चलने नहीं दिया। 1996 से 99 में शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उनका भी तख्ता पलट हो गया। 1999 में कारगिल युद्ध जो था भारत के साथ पाकिस्तान का, जो कारगिल युद्ध था 1999 में, वो नवाज शरीफ के कार्यकाल में ही हुआ था। और नवाज शरीफ जो है एक जूनियर मेजर जनरल को बनाना चाह रहे थे वहाँ का सैन्य प्रमुख। तो उस समय जो मुशर्रफ थे, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने शरीफ को गिरफ्तार कर लिया और फिर तख्ता पलट कर दिया और वहाँ के सर्वे सर्वा बन गए परवेज मुशर्रफ। फिर परवेज मुशर्रफ भी कुछ वर्षों तक रहे और अभी हाल फिलहाल में 2018 ईस्वी में सेना की मदद से, लोग कहते हैं, विदेशी मीडिया कहते हैं, पूरी दुनिया की मीडिया कहती है कि सेना के फेवरेट इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पूरे 70 साल में अगर देखा जाए तो बहुत कम समय के लिए ही वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है। जिन्होंने भी वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने की कोशिश की है उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके किसी न किसी प्रकार उन्हें जो है अपदस्थ किया गया है, तख्ता पलट किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान में सेना को इतनी शक्ति क्यों है? तो वहाँ पर सेना को इतनी शक्ति होने के कारण है कि वहाँ के सैनिक प्रमुख जो होते हैं वो वहाँ की जनता में ये बात डालते रहते हैं कि ये जो लोकतांत्रिक नेता होते हैं वो भ्रष्ट होते हैं और उनके हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। फिर वहाँ के धार्मिक गुरुओं का, या कहा जाए कि आतंकवादियों का, तो धार्मिक नेता, आतंकवादी, सेना, इन लोगों का बहुत ज़्यादा ही वहाँ पर प्रभाव है। प्लस जो पश्चिमी देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका वगैरह, उन लोगों का भी कुछ निजी स्वार्थ है जिसके कारण ये सारे देश भी यहाँ पर सैनिक शासन को ही फेवर करते हैं और सैनिक शासन वहाँ पर अधिकांश समय रहता है। अभी भी इमरान खान है, लेकिन हम लोग हमेशा न्यूज़ में सुनते हैं कि वो सेना की कठपुतली है और कभी भी उनका तख्ता पलट होने की संभावना बना रहता है। तो यहाँ पर कोई भी प्रधानमंत्री, इलेक्टेड प्रधानमंत्री चैन से अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है। बहुत ही कम ही हुए हैं जो अपने कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। तो इस प्रकार पाकिस्तान में लोकतंत्र का क्या स्थिति है वो हम लोग जान चुके हैं। वहाँ पर सेना, धार्मिक नेता, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि भारत ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक जमींदारी व्यवस्था को समाप्त नहीं किया। तो निहित स्वार्थों के कारण वहाँ के ही कुछ लोग और विदेशी लोग भी नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना पाकिस्तान में हो। और हम कह सकते हैं कि यही है पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान के बाद अब हम लोग देखते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में लोकतंत्र की क्या कहानी है। तो बांग्लादेश आया 1971 में अस्तित्व में। इसके पहले 1947 से 1971 तक जब भारत का विभाजन हुआ तो यह पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और यह पाकिस्तान का पूर्वी भाग कहलाया। इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से 1971 तक जाना जाता था। 1971 ईस्वी में बना आपका बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कैसे बना उसकी भी कहानी थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है, बांग्लादेश में लोकतंत्र की कहानी जानने से पहले। तो जब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, तो बांग्लादेश बांग्ला बोलने वाला इलाका था और पश्चिमी पाकिस्तान जो था वह उर्दू बोलने वाला इलाका था। तो ये पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा होता था पाकिस्तान की सरकार में और वो उर्दू भाषा को थोपना चाहती थी पूर्वी पाकिस्तान पे, अर्थात बांग्लादेश पे। तो बांग्ला थोपना चाहती थी और फिर अपनी संस्कृति भी, पंजाबी संस्कृति थोपना चाहती थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला संस्कृति थी और बांग्ला भाषा थी। यह पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को अच्छा नहीं लगता था। वो उर्दू का डोमिनेशन नहीं चाहते थे, वो पश्चिमी और पंजाबी पाकिस्तान का डोमिनेशन नहीं चाहते थे। और जबकि सब जगह पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था, पूर्वी पाकिस्तान की कोई बात नहीं समझी जाती थी, उनको सहानुभूति नहीं किया जाता था।
तो इस प्रकार से बांग्लादेश के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में घुटन महसूस करते थे। तो अपनी बांग्ला संस्कृति को बचाने के लिए और बांग्ला भाषा को बचाने के लिए जो पूर्वी पाकिस्तान के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने आंदोलन किया 1970 के दशक में। इन्होंने आंदोलन किया शेख मुजीबुर रहमान, और इनकी जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम था अवामी लीग। जब पाकिस्तान में 1970 ईस्वी में चुनाव हुए तो उस चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के जन्मदाता माने जाते हैं, फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, उसकी पार्टी ने 300 में 160 सीट लाई, 160 आउट ऑफ 300। तो 300 में 160 सीट लाना अर्थात स्पष्ट बहुमत। और इस जीत की सबसे बड़ी यह बात थी कि पूर्वी पाकिस्तान के सारे सीट अवामी लीग को मिला और पश्चिमी पाकिस्तान के जो दल थे वो बहुमत से दूर हो गए। लेकिन नियम के अनुसार सरकार बनाना था अवामी लीग को, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान, जहाँ की राजधानी भी हुआ करता था पाकिस्तान का, अभी भी पाकिस्तान की राजधानी, तो वहाँ पर अवामी लीग को सरकार बनाने नहीं दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान में विद्रोह हो गया। तो जब इनको सरकार बनाने के लिए नहीं दिया गया तो पूर्वी पाकिस्तान में काफ़ी असंतोष देखा गया और वहाँ पर एक आंदोलन खड़ा हो गया। इसके खिलाफ में पश्चिमी पाकिस्तान की सेना जाकर के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का दमन करना शुरू किया। बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, काफ़ी अत्याचार हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोग अर्थात बांग्लादेश के लोग भाग भाग कर इंडिया आने लगे। भारत में शरणार्थियों की समस्या हो गई, रिफ्यूजी यहाँ पर बढ़ने लगे। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत सरकार से सहायता मांगी और उस समय भारत में एक सशक्त नेतृत्व था इंदिरा गांधी का। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को सैन्य शासन, सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता भी दी और इस फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसे 1971 का युद्ध कहते हैं, बांग्लादेश का युद्ध कहते हैं। यह 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक चला और फलस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बांग्लादेश में एक नया संविधान बना, एक लोकतांत्रिक संविधान बना और इसके जन्मदाता शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के राष्ट्रपति बने। लेकिन धीरे धीरे उनका मन बदला और उन्होंने 1975 ईस्वी में बांग्लादेश के संविधान में संशोधन करा लिया और संशोधन करा करके वहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ले आया। अब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है और संसदीय शासन प्रणाली क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कोई दूसरे वीडियो में करेंगे। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली, जिससे वहाँ के लोगों में असंतोष हो गया, वहाँ पर विद्रोह खड़ा हो गया और वहाँ के सैन्य जो प्रधान थे जिया उर रहमान, तो जिया उर रहमान के हाथों जो है ये आपके शेख मुजीबुर रहमान, इनकी हत्या हो गई और फिर वहाँ पर सैन्य शासन आ गया और सैन्य शासन बहुत दिनों तक चला। 1991 में चुनाव हुआ और 1991 के बाद वहाँ पर बहुदलीय शासन प्रणाली जो है, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी आई और 1991 के बाद से हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र अब चल रहा है और बांग्लादेश बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आर्थिक रूप से भी काफ़ी विकास कर रहा है और वहाँ पर मिला जुलाकर हम कह सकते हैं कि शांति और लोकतंत्र दोनों चल रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति और बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थिति देखी। अब हम लोग अगले वीडियो में भूटान की बात करेंगे, मालदीव की बात करेंगे, नेपाल की बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण एशिया अर्थात हमारे पड़ोसी देशों में किस प्रकार लोकतंत्र की स्थिति है, वो किस अवस्था में है और उनमें क्या क्या बाधाएं हैं। तो आज के लिए काफ़ी हो गया मुझे लगता है, तो हम लोग फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।